हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पेरिटोनाइटिस के बारे में। मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं जीएसपीपी यूट्यूब चैनल। पेरिटोनाइटिस क्या होता है इसके बारे में आप और हम समझेंगे। टाइप ऑफ पेरिटोनाइटिस के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस है एंड टर्सरी। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे, किस किस कारण से किस किस रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उसके बारे में समझेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कैसे हम इससे डायग्नोस करेंगे, कौन कौन से आपके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, कौन कौन से ब्लड टेस्ट है जो आपको करना होता है, उनके बारे में आप पर हम देखेंगे। कुछ आपकी इमेजिंग स्टडीज आ जाती, ईसीजी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फाइनली हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट के बारे में, क्या क्या इसका मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर के बारे में। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। ऑलराइट, तो पेरिटोनाइटिस जानने से पहले आपको पेरिटोनियम क्या होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो पेरिटोनियम क्या होती है, आपकी आउटर कवरिंग लेयर होती है आपकी पेरिटोनियल कैविटी की। इंटरनल आपकी पेरिटोनियल को कवर करती है, राइट। तो एक आपकी कवरिंग लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आपके ऑर्गन्स को। इंटरनल जो आपके ऑर्गन होते हैं दैट इज आपकी एक पेरिटोनियम लेयर होती है, इंटरनल आपकी लेयर होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर से देखें तो आउटर आपकी जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। सो पेरिटोनाइटिस इज द इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, राइट, पेरिटोनियम लेयर, है ना। इन सिंपल वर्ड में यदि हम देखें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, सॉरी, इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही, वहां पर इन्फेक्शन कॉज होगा। इन्फेक्शन के बाद सेकेंडरी लीडिंग वहां पर क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, है ना। पेरिटोनियम आपकी जो लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन होना और इन्फेक्शन होना। ऑलराइट, अब पेरिटोनियम क्या है, ये थिन लेयर ऑफ टिश्यू, आपकी एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू होती है जो कि आपके inside of the abdomen cover most of the abdominal organ. It is a serious condition, it is a serious condition that require prompt medical। अब यदि ये ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है तो आपकी सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। और इसके हम टाइप्स के बारे में देखेंगे। आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। सो कैन आई रिपीट अगेन, ऑलराइट। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम और आपकी पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना। इन सिंपल टर्म में पेरिटोनियम लेयर क्या है, आपकी इंटरनल आपकी एक इनसाइड एब्डोमेन के कवरिंग लेयर है जो कि आपके एब्डोमिनल को कवर करती है, एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। एक आपकी थिन लेयर होती है, आपकी मेम्ब्रेन होती है, ऑलराइट। तो इसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्शन होना, दैट इज पेरिटोनाइटिस। ओके, अब इसके हम टाइप के बारे में देखेंगे, कौन कौन से यहाँ पर टाइप होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी दिया है, कुछ में टर्सरी तक आपको मिल जाएगा। प्राइमरी में क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इन द सेंस कि खुद से होना, राइट। प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस ऑक्यूर विदाउट एविडेंस ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द एब्डोमेन, राइट। तो कोई भी आपका एब्डोमिनल में कोई सोर्स नहीं था इन्फेक्शन का, विदाउट एनी सोर्स के वो हो जाती। मोस्ट कॉमन सीन इन द पेशेंट विथ लीवर सिरोसिस एंड एसाइटिस। किस पेशेंट में हमको ज्यादातर देखने को मिलती है, एक तो लीवर सिरोसिस के पेशेंट में। लीवर सिरोसिस क्या होता है, अब ये भी शायद आपके लिए नया हो। तो इन लीवर की जो मसल्स है, लीवर का क्या होना, फेल्यूर होना, लीवर के डैमेज होना सेल्स का, मसल्स का, और लीवर कंप्लीटली फेल होना। दिस इज एक टर्म होता है आपके। मल्टीपल इसमें आपके लीडिंग कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से लीवर आपका डैमेज हो जाता है, आपका लीवर आपका फेल हो जाता है वर्क करना। दिस इज लीवर सिरोसिस। कॉज वाई, किसकी वजह से कॉज हो रहा है, कॉज वाई बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन, बैक्टीरिया का ट्रांसलोकेशन होने की वजह से फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम ना। बैक्टीरिया आपके ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम से, राइट। तो बैक्टीरिया की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस आता है आपका, मोर कॉमन देन प्राइमरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी जो होता है वो मोर कॉमन होता है, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू प्राइमरी। रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन।
ये कैसे होता है, आपको रिजल्ट किस वजह से हो रहा है, आपको इन्फेक्शन हो गया जो कि आपके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से आपके एब्डोमिनल में स्प्रेड हो गया, राइट। infection from an infection that spread from another part of the abdomen के another part से spread हो गया और आपकी मेम्ब्रेन तक आ गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। often to a perforation of the gastrointestinal tract, example perforated ulcer, rupture अपेंडिक्स और डायवर्टिकुलाइटिस, राइट। अब जैसे एब्डोमिनल का जीआई ट्रैक का आपको और दूसरा डिसीज है, उसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होके आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, जैसे कि आपका परफोरेटेड अल्सर है ना, जीआई ट्रैक में आपका अल्सर है, रप्चर आपका अपेंडिक्स है वो रप्चर हो गया, डैमेज हो गया है, डायवर्टिकुलोसिस है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की डिसीज होती है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से और वही इन्फेक्शन आपको ट्रांसलोकेट करके कहाँ तक आ गया, आपकी मेम्ब्रेन तक आ गया, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन तक आ गया। तो दैट इज एक रीजन हो सकता है आपकी सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस का। कैन ऑल्सो ऑक्यूर ऑफ आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी और ट्रामा। दूसरा एक ये भी हो सकती है इसकी वजह की आपको भाई कोई सर्जरी हुई हो, एब्डोमिनल की पार्ट की कोई सर्जरी हुई है, दैट इज रीजन हो सकता है, या फिर कोई एब्डोमिनल ट्रामा हुआ, वो भी आपका एक रीजन हो सकता है, कॉजेस हो सकता है। फिर आता है आपका थर्ड वन, टर्सरी पेरिटोनाइटिस। प्राइमरी हमने देखा, सेकेंडरी देखा, नाउ वी आर टॉक अबाउट टर्सरी पेरिटोनाइटिस। persistent or recurrent infection following an episode of secondary peritonitis। ये किस वजह से होता है, आपको persistent, आपको बार बार और लंबे समय से आपको इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपको हो सकता है, या एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन आपको हो रहा है, दैट इज आपका पेरिटोनाइटिस का कोर्स हो सकता है सेकेंडरी। यूजुअली ऑक्यूर इन क्रिटिकल इल पेशेंट एंड एसोसिएटेड विद द हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। यूजुअली ऑक्यूर किस में होता है, यूजुअली ऑक्यूर क्रिटिकली इल पेशेंट में हमको देखने को मिलता है। यूजुअली ऑक्यूर क्रिटिकली इल पेशेंट एंड एसोसिएटेड विद हाई मॉर्बिडिटी। ये क्रिटिकल पेशेंट में आपको ज़्यादा होता है, एसोसिएटेड इसकी जो मॉर्बिडिटी रेट है वो ज़्यादा है, मोर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अदर। मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी मतलब उसका मृत्यु दर होना और कितने पर्सन को वो डिसीज है वो कॉज हुई है, वो रोग हुआ है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग आ जाती है, टर्म के बारे में आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे। देन आता है आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो कॉजेस आ जाता है आपका प्राइमरी पेरिटोनाइटिस ऑफन कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ना। ग्राम नेगेटिव आपने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो ये किससे होती है, आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, लाइक जैसे कि आपका एस्चेरिया कोली हो गया ना, क्लेप्सिला निमोनिया हो गया, इसकी वजह से आपको होती लेस कॉमन बट इट में इन्वॉल्व कुछ हद तक, इसमें कम कुछ हद तक हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ना। कुछ हद तक ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन होती है ग्राम नेगेटिव की वजह से होता है। ग्राम नेगेटिव में भी कौन कौन से होते हैं, लाइक दैट आपका एस्चेरिया कोली हो गया और आपका क्लेप्सिला निमोनिया। लेस कॉमन जो कम देखने को मिलती है वो होती है हमको ग्राम नेगेटिव, जिसमें आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आए हो, तो शुड बी मूव। ओके, then secondary peritonitis usually result from the perforation of the abdominal cavity। ये आपको कब होती है, जब आपकी एब्डोमिनल कैविटी उसमें परफोरेशन होना। परफोरेशन मतलब जो वहाँ की लेयर है जहाँ के सेल्स टिश्यू वो मतलब वहाँ से सेड होने लगना है ना, वहाँ से उनका जो स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आ जाने, अल्सरेशन कहीं हम इसे फॉर्म मान सकते हैं। देन कैविटी ड्यू टू पेप्टिक अल्सर डिसीज, किस रीजन से होती है ये आपको सेकेंडरी रिजल्ट इसका कॉजेस से पेप्टिक अल्सर डिसीज, आपको पेप्टिक अल्सर डिसीज है उसकी वजह से आपको हो सकती है। सेकेंड आपको अपेंडिसाइटिस से हो सकता है, अपेंडिसाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। डाइवर्टिकुलाइटिस से हो सकता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है जो उसमें इन्फ्लेमेशन होना। गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसको मेडिकल की टर्म में हम बोलते हैं कॉलीसिस्टाइटिस, राइट। पेनक्रिएटाइटिस से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास। एब्डोमिनल ट्रामा हुआ है वो भी आपका एक रीजन यहाँ पर हो सकता है।
ये कॉज हो सकता है। पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल कोई इन्फेक्शन है, वो भी एक आपका यहाँ पर कारण हो सकता है। देन अदर आता है आपका इन्फ्लामेटरी बबल डिसीज है ना, इन IBD से भी हो सकता है आपकी बबल में इन्फ्लामेशन डिसीज से, वो भी एक रीजन आपका है। पेरिटोनियल डायलिसिस, आपको पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है रिकरेंट बार बार, वो भी एक कारण हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस, ऑलरेडी आपको पेरिटोनाइटिस का हिस्ट्री है, दैट इज एक रीजन, वो भी हो सकता है आपका। फिर रिस्क फैक्टर, किस पर्सन में ज़्यादा रिस्क रहती है होने की, किस डिसीज से एसोसिएटेड है तो आपको रिस्क रहेगी। तो फर्स्ट आता है लीवर सिरोसिस विद असाइटिस, लीवर सिरोसिस से साथ ही साथ आपको असाइटिस भी है। असाइटिस मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, ऑलराइट। तो दिस इज असाइटिस, एसाइटिक फ्लूइड का कलेक्शन होना, एक्यूमुलेशन होना। सिरोसिस मैंने आपको बता दिया, लीवर फेलियर होना, डैमेज ऑफ लीवर होना। क्रॉनिक किडनी डिसीज ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस, अनदर आपको कॉजेस रिस्क फैक्टर आता है क्रॉनिक किडनी डिसीज, लंबे समय से पर्सन को क्या है किडनी डिसीज है और पेरिटोनियल डायलिसिस उसको ऑनगोइंग है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन एग्जांपल HIV एड्स कीमोथेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिनका इम्यून सप्रेस हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, एग्जांपल जैसे HIV हो गया, HIV के टाइम पर हो जाता है, एड के टाइम पर हो जाता है, या कोई कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, उसकी पावर को कम कर देती है। अगला आता है एब्डोमिनल सर्जरीज और ट्रामा। एब्डोमेन में आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो, कोई आपका ट्रामा हुआ हो, ट्रामा इन द सेंस आपका एक्सीडेंटल हो सकता है या फिर एनी अदर आपका हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिसीज, यूज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल डिवाइस, इंट्रा एब्डोमिनल आप डिवाइस का यूज कर रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपका फॉलिस कैथेटर, ऑलराइट। फिर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपका क्या क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, यानी कि तो आपका फर्स्ट वन आ जाएगा एब्डोमिनल पेन, सीवियर एंड डिफ्यूज ना, सीवियर और आपको डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगा। डिफ्यूज इन द सेंस कि वो एक जगह पे नहीं होगा, कभी आपको कहीं पर होने लगेगा, कभी कहीं पर, और फैला हुआ आपको एब्डोमिनल पेन होगा। टेंडरनेस होगी आपको, एब्डोमिनल पेट आपका टाइट रहेगा जब आप चेक करोगे तो। एंड गॉर्डिंग आर कॉमन, दूसरा आपको गॉर्डिंग होगी वो आपको कॉमन रहेगा। रिबाउंड टेंडरनेस, पेन अपॉन रिमूवल ऑफ प्रेशर, रिबाउंड टेंडरनेस मतलब जब आप उसको प्रेस करेंगे, रिमूवल ऑफ आप प्रेस करेंगे तब भी आपको क्या होगा, फैन होगा। फीवर ड्यू टू इन्फेक्शन, फीवर भी आपको हो सकता है, किस वजह से, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है, इसकी वजह से आपको हाई ग्रेड टू लो ग्रेड आपको फीवर भी हो सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, कॉमन ऑफन विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया वॉमिटिंग होगा, साथ ही साथ लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी। डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, एब्डोमिनल आपका फूला फूला रहेगा पेट, ड्यू टू पैरालाइटिक इलियस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, क्योंकि अंदर आपका पैरालाइटिक इलियस हो गया, साथ ही साथ आपको क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, तो पेट आपका फूला हुआ रहेगा, टाइट रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। टेकिकार्डिया आपको होगा एंड हाइपोटेंशन में इंडिकेट सेप्सिस, यदि सेप्सिस की वजह से हुआ है तो वो हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन है, तो दैट इज इंडिकेशन ऑफ सेप्सिस की वजह से हुआ है। अगर आ जाएगा आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, क्या है अल्टर्ड आपका मेंटल स्टेटस, स्पेशली इन एल्डरली और सेप्टिक पेशेंट, किसमें होगा, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, आपको कंफ्यूजन होगा, है ना, फॉरगेटफुलनेस होगा, आपकी जो मेंटल एबिलिटी वो भी अल्टर्ड हो सकती है, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। किसमें, स्पेशली यदि सेप्टिक पेशेंट है और ओल्डर एज पेशेंट है, उस केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। डिक्रीज बबल साउंड, सो आपका बबल साउंड है, हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं पेट में, है ना, तो बबल साउंड आता है, वो आपका ड्यू टू पैरालाइटिक की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइन ऑफ शॉक इन सीवियर केस में आपको शॉक का साइन भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम इससे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस में आते हैं आपका फर्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये तो आपका आ जाता है। फिजिकल साइंस सच एज एब्डोमिनल टेंडरनेस आपको देखने को मिलेगी, जैसे हमने साइन सिम्टम में देखा, तो वही चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, वही चीज़ हम एनालाइज करेंगे, वही चीज़ हम असिस करेंगे। तो जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको हाथ से चेक करना है, पालपेट करके एब्डोमिनल टेंडरनेस है, गार्डिंग है ना,
रिबाउंड टेंडरनेस तो नहीं है। जब आप पाल्पेट करेंगे 4 फिंगर से तब आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फिर कुछ आपके लेबोरेटरी टेस्ट आ जाते हैं जो आपको कराना है। सीबीसी हो गया, इसमें आपको एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट दिखेगा, ल्यूकोसाइड जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट आप यहाँ पर करा लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आप टेस्ट करा लेंगे, ब्लड कल्चर आप करा लेंगे। क्यों पॉजिटिव किस रीजन की वजह से हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई कॉज कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन गो फॉर ब्लड कल्चर। देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम आपको इलेक्ट्रोलाइट कराना है। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है। एलेप्टिक लीवर फंक्शन टेस्ट भी आपको कराना है, क्योंकि एसोसिएटेड डिसीज भी हो सकती है। उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, किसकी वजह से हो रही है, तो उसको चेक करना आने के लिए आपको जो एसोसिएटेड डायग्नोसिस है वो भी आपको कराना होता है। जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, एलएफटी है, आरएफटी है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये आपको कराना है। ब्लड कल्चर आपको कराना है। तो दैट इज एक हम उसे फाइनल डायग्नोस तक हम पहुंच पाए। ऑलराइट, तो हम बेटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप डायग्नोस प्रॉपर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका ट्रीटमेंट भी बेटर इफेक्टिव होगा। देन हम देखेंगे इमेजिंग स्टडीज के बारे में। तो कौन कौन सी इमेजिंग स्टडी आप करा सकते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे आप यहाँ पर कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे फ्री एयर अंडर डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर आपको फ्री एयर दिखेगी। इफ देयर इज परफोरेशन, यदि परफोरेशन है तो आपको ईयर वहाँ पर जब आप एक्सरे कराते हैं तो आपको वहाँ पर ईयर दिखाई देती है ना, तो आपको ईयर दिखेगी ना एक्सरे की इमेज में। नहीं तो आप ढूंढते रहो भाई किधर ईयर है ना, तो ईयर तो हमको वैसे दिखती नहीं है ना, विजिबल नहीं होती, किसी को दिखती है, राइट। तो आ जाएगा नेक्स्ट हमारा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड ना, यूएस यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग एसाइटिस और अदर फ्लूइड कलेक्शन। अल्ट्रासाउंड क्यों कराना है हमको, किसके लिए यूजफुल होता है, डिटेक्ट करने के लिए, हमको चेक करना है कि भाई एसाइटिस फ्लूइड तो नहीं है या अदर फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हुआ एब्डोमेन में, वो हम सीटी स्कैन में अल्ट्रासाउंड में यूसी में हम उसे प्रॉपर देख पाते हैं। इससे भी फाइंड आउट नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन, प्रोवाइड डिटेल इमेज एंड कैन हेल्प लोकेट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और परफोरेशन, राइट। सीटी स्कैन क्यों कराना है, प्रोवाइड डिटेल इमेजिंग हमको चाहिए, और तो हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, जो कि आपका परफोरेशन का इन्फेक्शन का कॉज और सोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला आता है आपका पैरासिंथेसिस, राइट। पैरासिंथेसिस क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड को एस्पिरेट करना, उसको बाहर निकालना, दैट इज पैरासिंथेसिस। फ्लूइड एनालिसिस इंक्लूड सेल काउंट, फ्लूइड एनालिसिस कैसे करेंगे, सेल काउंट आपको कराना है, सीबीसी वगैरह, ग्राम स्टेन आपको कराना है, कल्चर हो गया, बायोकेमिकल एनालिसिस, एग्जाम्पल प्रोटीन, ग्लूकोज, एलडीएस भी आपको कराना है, लेवल चेक करने के लिए फ्लूइड में तो नहीं है। फिर आता है आपका मैनेजमेंट, कैसे आप इसे मैनेज करोगे। इनिशियल आपका जो आ जाएगा रिससिटेशन, fluid resuscitation with intravenous IV fluid to correct hypotension and dehydration. ऑलराइट, फ्लूइड रिससिटेशन आप कैसे करेंगे, आप या तो फिर आप आईवी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाइपोटेंशन के केसेस में और डिहाइड्रेशन के केसेस में। इलेक्ट्रोलाइट आपको मैनेज करना है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोलाइट कम हुआ है तो आपको मैनेज करना होगा, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस है तो स्पेशली, एंड ऑक्सीजन थेरेपी इफ रिक्वायर्ड, यदि पेशेंट हाइपोक्सिया में है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो ऑक्सीजन भी आप पुटअप कर सकते हैं, नेचुरल कैनुला मास्क एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंटीबायोटिक थेरेपी में आ जाते हैं, आप कौन कौन से एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फर्स्ट हम इमीडिएटली पेशेंट को दे सकते हैं आफ्टर डायग्नोसिस में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है जो मल्टीपल आपके बैक्टीरिया वायरस सब पे वर्क करती है, जैसे कि सेप्ट्राजोन आ जाता है, सेफ्टिटैक्सिम आ जाता है, तो आप दे सकते हो। फिर कुछ मेडिसिन स्पेशली आती है जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बनाई जाती हैं, तो फर्स्ट आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको सेप्ट्राजोन या सेफ्टिटैक्सिम मेडिसिन देते हैं, राइट। तो दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि हर डिसीज के लिए कॉमन यूज होती है, तो हम ये दे सकते हैं फर्स्ट में फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने से पहले। देन कॉमन चॉइस इंक्लूड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ज़्यादातर जो कॉमन चॉइस होती है वो आपकी थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन होती है। अब आपने फार्मासाइड नहीं पढ़ा तो आप कितना नहीं समझ पाओगे। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कार्बापेनिम्स और होती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे कि आपका आ जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंड मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और अमीनोग्लाइकोसाइड का हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन
देते हैं। एडजस्ट एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन कल्चर रिजल्ट, जो एडजस्ट करना है हमको एंटीबायोटिक को कल्चर रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सर्जिकल इंटरवेंशन नेसेसरी इन केस ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस टू एड्रेस द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेसेसरी इन केस ऑफ सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस के केस में आपको हो सकता है सर्जिकल इंटरवेंशन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एग्जांपल रिपेयर ऑफ परफोरेटेड बबल उसको रिपेयर करना। अपेंडेक्टोमी कर सकते हैं, अपेंडिक्स रप्चर हुआ है तो ड्रेनेज ऑफ एब्सिस उसको ड्रेनेज करने के लिए भी आप सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकते हैं। लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूसरा आता है लेप्रोटोमी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी परफॉर्म। सपोर्टिव केयर में आ जाएगा आपका पेन मैनेजमेंट विद एनाल्जेसिक। पेन मैनेजमेंट है तो आप पेन किलर एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेन के लिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफन विद पेरिटोनियल न्यूट्रिशन इफ इलियस इज प्रेजेंट। इलियस की कंडीशन है तो आप यहाँ पर पेरिटोनियल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, सॉरी पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन वो होता है जो हम आईवी के थ्रू देते हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन भी हम दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट आपका जीआई ट्रैक का कोई प्रॉब्लम है और कैपेबल नहीं है तब हम उससे पेरिटोनियल या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उस केसेस में हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आईवी के थ्रू। मॉनिटरिंग फॉर द मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन को आपको मॉनिटर करना है, सच एज सेप्सिस हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया और ऑर्गन फेल्यूर हो गया, वो आपको मॉनिटर करना है कि अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे पेशेंट को। ऑलराइट, मैनेजमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन, जो रूट कॉज है अंडरलाइंग कंडीशन है उसका भी आपको मैनेज करना है, जिसमें आ जाएगा आपका ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज। एग्जांपल लीवर सिरोसिस की वजह से हो रहा है तो उसको मैनेज करना। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल है, पेरिटोनाइटिस है, वो फाइंड आउट करना और उसको कंप्लीटली खत्म करना, जड़ से खत्म करना, जो रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करना। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक आती है जैसे कि हाई रिस्क पेशेंट सच एज दोस विद सिरोसिस एंड एसाइटिस ना, किस पेशेंट में आपको देना है हाई रिस्क एंटीबायोटिक। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो होती है हाई रिस्क पेशेंट में सच एज सिरोसिस ऑफ लीवर और एसाइटिस के केस में। फिर आता है प्रोग्नोसिस, मतलब प्रोग्रेस कितना हुआ, प्रोग्नोसिस। The prognosis of peritoneal varies depend on the underlying causes, symptom, promptness of treatment and patient comorbidities। तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का है, कौन से टाइप्स का है, उसके ऊपर कितनी सीवियरिटी है, केसेस आपका कितना सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है कि भाई पेशेंट कितनी जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है, कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। मोर्टिलिटी रेट हाई सीवियर केसेस में आपका मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर है वो ज़्यादा हाई है सीवियर केसेस में, पार्टिकुलरली इन द टर्सरी। यदि टर्सरी और सेकेंडरी स्टेज पर है तो पेरिटोनाइटिस एंड इन पेशेंट विद द डिले ट्रीटमेंट, और ऐसे पेशेंट जो कि डिले ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, यार चलो हो जाएगा देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। समटाइम हम गांव के जो रूरल एरिया के रहते हैं हम उनको देखते हैं काफ़ी टाइम तक वो लापरवाही करते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते। जब तक डॉक्टर के पास आते हैं वही डिसीज जो सीवियर केस में सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज तक पहुंच जाती है, तो उसको रिकवर करना, वापस से प्रोग्रेस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा इन्फ्लेमेशन ऑफ इन्फेक्शन होना आपके पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, पेरिटोनियल लेयर में, जो कि आपकी एसोसिएटेड हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकती है। अदर जो इन्फेक्शन है वो एक सोर्स हो सकता है एब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ से स्प्रेड होकर हो सकती है, या लीवर सिरोसिस हो गया, एलएफ की कोई प्रॉब्लम है ना, आपका अपेंडिक्स रप्चर है और आपका इलियक का पैरासाइट्स है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, आईबीडी डिसीज की वजह से हो सकता है। तो दैट इज आपका सिम्टम में, जैसे आपका आता है एब्डोमिनल पेन हो गया, आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्लोटिंग हो गया ना, एसाइटिस हो गया, टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन हो गया, ये आपके यहाँ पर सिम्टम्स रहते हैं। जनरली मैनेजमेंट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम सीटी स्कैन, एक्सरे हम कराएंगे, यूएसजी हम टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट हम कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट हम कराएंगे, कल्चर टेस्ट कराएंगे, इससे हम रूट कॉज फाइंड आउट कर पाए।
उसके बाद फिर आपका आता है मैनेजमेंट में आपकी आ जाएगी कॉमन एंटीबायोटिक, फिर आपका स्पेशलाइज रूट कॉज फाइंड करने के बाद आप एंटीबायोटिक प्रेफर कर सकते हैं, आप माइनर सर्जरीज कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, पेरिटो सेंटेसिस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर आप दे सकते हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन इफ नेसेसरी है ड्रेनेज वगैरह करने के लिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और डिहाइड्रेशन को मैनेज करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।